Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ which is इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. अभी जब ट्रेड यूनियन एक्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये तीनों एक्ट कंसोलिडेट हो चुके हैं और अब एक नया एक्ट या कोड आया है जिसको बोला गया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अब मैं आगे उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, बट उसकी वीडियो बनाने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तीन एक्ट कंसोलिडेट हुए हैं उनको समझा जाए. सो विच इज वाई मैं पहले ट्रेड यूनियन एक्ट का वीडियो बना चुकी हूं. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है यू कैन गो टू माई चैनल एंड वॉच द वीडियोज. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी. एंड अभी मैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट बना रही हूँ. ये भी एक छोटा सा एक्ट है. मैं अभी कोशिश करूंगी कि अभी जो मैंने वीडियो स्टार्ट करी है एक वीडियो में कंप्लीट कर पाऊं. स्टिल अगर नहीं हो पाया तो मैं मैक्सिमम 2 वीडियोस में ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ाऊंगी. देन इन तीनों को पढ़ाने के बाद फिर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड स्टार्ट करूंगी. सो आई होप आपको ट्रेड यूनियन वाला एक्ट भी समझ में आया होगा एंड ये वाला भी आएगा. एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले. एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी जो वीडियोस हैं और टीचिंग स्टाइल है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियोस बेनिफिशियल है, देन प्लीज शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक्ट इन फोर्स एंड इनैक्ट हुआ था 23rd of April 1946 को. और इसका एम क्या है? दिस इज एन एक्ट दैट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स in industrial establishments formally to define conditions of employment under them. अभी देखो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट नाम से बता रहा है दिस एक्ट इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग ऑर्डर्स. व्हाट आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स? स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आप सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं. क्योंकि अगर कोई कहीं जो वर्क हो रहा है अगर वो किसी रूल के बगैर वर्क हो रहा है, रैंडम वर्क हो रहा है, तो वहां पर कियोस होगा, वहां पर डिसरप्शन होगा. तो अगर वहां पर एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट बनाना है, एक हार्मनी बनानी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हो जाए कि कैसे काम होगा, क्या टाइमिंग्स होंगी, वर्कर्स को कैसे बिहेव करना है, थिंग्स लाइक दैट, यही सब. तो ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली, उन्हीं को स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा गया है. अब आगे क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उसके बारे में जो भी प्रोविजंस है वो हम अभी नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट. सो नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट. The preamble of the act clearly states that the standing orders shall deal with the conditions of employment of workers in the industrial establishment. तो standing orders क्या होते हैं? Things that deals with the conditions of employment. It is obligatory upon all employers covered by the act to define precisely the conditions of employment under them, which will govern the relations between the employers and employee. तो इसमें ये भी बोला जा रहा है कि it is obligatory, मतलब मैंडेटरी होता है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन कर दे. और यही टर्म्स एंड कंडीशंस को नाम दिया गया है क्या? स्टैंडिंग ऑर्डर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है? दीज आर द कंडीशंस दैट डिफाइन, दैट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई. जब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एक वर्क एनवायरनमेंट में आपस में सामने आते हैं, एक रिलेशनशिप में बनते हैं, तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो उनको बाइंड करती हैं कि द वे दे हैव टू बिहेव, द वे दे हैव टू वर्क,
जो भी इंडस्ट्रियल मतलब अगर फिजिकल देखा जाए तो फिजिकली क्या कंडीशंस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में, फिजिकल कंडीशंस कैसे होनी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। वर्क रिलेटेड कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, टाइमिंग्स, कितनी कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स काम करेंगे, उनकी वेजेस, सैलरी, उनका आने का टाइमिंग, जाने का टाइमिंग, वर्किंग आवर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीजें क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और यही है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो इन सारी चीजों को पहले से डिफाइन करना मैंडेटरी होता है, इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द एम्प्लॉयर। The act provides uniformity in terms of employment in respect of all employees। मतलब सारे एम्प्लॉयज के लिए एक ही काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय के लिए कुछ और रूल है, दूसरे एम्प्लॉय के लिए कुछ और रूल है, नहीं। अगर दो एम्प्लॉयज सेम वर्क कर रहे हैं, सिमिलर कंडीशंस पे वर्क कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन दो एम्प्लॉयज के लिए जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस होंगी, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। दिस मतलब ये एक्ट रिक्वायर्स द एम्प्लॉयर्स to define the conditions of service in their establishment and to reduce them to writing and to get them compulsory certified with a view to avoid unnecessary industrial dispute। तो पहला तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑब्वियसली डिफाइन होने चाहिए प्रॉपरली। दूसरा, स्टैंडिंग ऑर्डर डिफाइन होने के बाद उनको राइटिंग में होना चाहिए, मतलब रैंडमली इंप्लाइड फॉर्म पे नहीं होने चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एक्सप्रेस फॉर्म में भी होने चाहिए, राइटिंग में होने चाहिए, प्रॉपरली नोटिस बोर्ड में लगे होने हुए चाहिए कि जो भी रूल्स एंड कंडीशंस है, ताकि जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको पता हो कि वो किन रूल्स के अंडर काम कर रहा है, उसकी खुद की ड्यूटी क्या है एज अ वर्कर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री। In other words, standing orders are intended to be the nature of shop rules promulgated by the employer under statutory obligation। ये एक statutory condition है, मतलब कि एक एक्ट है, एक लॉ है, जिसके अंडर हमको स्टैंडिंग ऑर्डर्स को प्रॉपरली डिफाइन करना एक कंपलसरी वे है। अगर एम्प्लॉयर इसको करने में फेल होगा तो वो फिर पनिशमेंट उसको मिल सकती है। तो ये एक किस्म के कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। रही बात इस एक्ट की, तो इस एक्ट में एक शेड्यूल मेंशन है, और वो शेड्यूल के अंदर जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को हम स्टैंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, और उससे एम्प्लॉयर बाइंडिंग हो जाता है। जो भी एस्टैब्लिशमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर आएगी, उस एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर्स को इस शेड्यूल में मेंशन स्टैंडिंग ऑर्डर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स। तो एज पर दिस शेड्यूल वर्कर्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई करा गया है। परमानेंट वर्कर्स होते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, अप्रेंटिसेस हो सकते हैं, प्रोबेशनर्स हो सकते हैं, और बदलीस हो सकते हैं। प्रोबेशंस मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड में एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रोबेशनर्स बोला गया। बदलीस मतलब सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ सम अदर पर्सन, कोई अदर एम्प्लॉय है उसके बदले, उसके सब्स्टिट्यूट में अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है उसको एज अ बदली रखा जाएगा, बदली की कैटेगरी में आएगा। अप्रेंटिस मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान आ रहा है, बट फॉर द टाइम बीइंग उसको आप स्टाइपेंड भी मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही, स्टाइपेंड मिल रहा है जो सैलरी से कम होगा, और वो ट्रेनिंग भी ले रहा है। मैनर्स ऑफ इंटीमेटिंग टू द वर्कमैन पीरियड्स एंड आवर्स ऑफ वर्क, मतलब कैसे उसका जो भी वर्किंग आवर्स है उनको कैसे बताना है, कैसे सब सेट करना है, किस वे में कम्युनिकेट करना है, ये सब भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर आता है। हॉलीडेज, पे डेज, वेज रेट, ये सब। शिफ्ट वर्किंग मतलब शिफ्ट के कितने शिफ्ट में कैसे वर्क होगा, कौन सा एम्प्लॉय कौन सी शिफ्ट में काम करेगा, अगर चेंजेस हो रहे हैं उस शिफ्ट में तो वो सब। अटेंडेंस एंड लेट कमिंग्स, कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर इन अप्लाइंग एंड द अथॉरिटी विच में ग्रांट लीव एंड हॉलीडे, अगर लीव देनी है तो किस फॉर्मेट में लीव एक वर्कर अपने जो भी बॉस है उसका इमीडिएट बॉस उसको देगा।
वर्बली दे सकता है कि एप्लीकेशन देनी है, एक प्रोसीजर है तो कौन सा प्रोसीजर है, कैसे लीव देनी है, छुट्टी जिस दिन से आप लीव पे जा रहे हो उसके कितने दिन पहले लीव देनी है, लीव के साथ वेजेस है कि नहीं है, हॉलीडेज अगर है तो किस टाइप से आप उसको इन्फॉर्म करोगे। तो ये सारी चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर आती हैं। रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रीमाइसेस बाय सर्टेन गेट्स एंड लाइबिलिटी टू सर्च, मतलब अगर प्रीमाइसेस में आना है तो किस फॉर्म में आना है, कहां से आना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जो बेसिकली एक वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट होती है वाइल ही इज कमिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन और अ फैक्ट्री एज अ वर्कर टू वर्क। एम्प्लॉयर को कुछ कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ती है और यही सब उससे रिलेटेड कंडीशंस है। देन क्लोजिंग एंड रीओपनिंग ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पर्टिकुलर कोई फैक्ट्री है उसका कोई पार्ट है या पूरी की पूरी फैक्ट्री कब क्लोज होगी कब ओपन होगी, एक टाइमिंग होती है। तो वो सब अगर फैक्ट्री में कहीं कुछ टाइम के लिए काम बंद है तो वो सब राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन क्या है, वर्कर्स की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, एम्प्लॉयर्स की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स का पार्ट है। टर्मिनेशन, अगर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है किस वे में टर्मिनेट होगा, प्रोसीजर क्या है, उसको कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा, टर्मिनेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशंस अराइज होती हैं वो सब। सस्पेंशन, डिसमिसल, मिसकंडक्ट अगर हुआ है तो उसके लिए मिसकंडक्ट के से रिलेटेड क्या सस्पेंशन क्राइटेरिया होगा, कैसे डिसमिसल होगा, या उसको अगर पेनल्टी पड़ रही है या उसके फाइन पड़ रहा है तो उससे रिलेटेड जो कंडीशंस अराइज हो रही है वो सब। मीन्स ऑफ रिड्रेस ऑफ वर्कमैन, अगर वर्कमैन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी बात कैसे रख सकता है, अपना जो ग्रीवियंस है, अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे सॉल्व कर सकता है, उसके साथ अगर अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई रॉन्गफुल ट्रीटमेंट हो रहा है बाय द एम्प्लॉयर या उसके एजेंट, तो वो कैसे अपनी बात को रख सकता है, अपने साथ जो भी गलत हो रहा है उसको कैसे ठीक कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, किसी जो सेटलमेंट मशीनरी होती है उसके पास किस वे में जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो ये सब स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ही डिफाइन होते हैं एंड अदर थिंग्स अलाइक, मतलब इनसे रिलेटेड जो बाकी की चीजें हैं वो सब भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर आती हैं। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक शेड्यूल में मेंशन है। शेड्यूल कौन सी, यही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के अंडर जो शेड्यूल है उसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है। और जो भी एम्प्लॉयमेंट इस एक्ट से गवर्न होती है, इस एक्ट के प्रोविजन जिस जिस एस्टैब्लिशमेंट में लगते हैं, अप्लाई होते हैं, वो सारी की सारी एस्टैब्लिशमेंट, वो सारे के सारे एम्प्लॉयर्स को अब कंप्लाई करना पड़ेगा ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो लेट्स प्रोसीड विथ सेक्शन 1, title, extent and application. This act may be called Industrial Employment Standing Orders Act. It extends to whole of India. It applies to every industrial establishment wherein 100 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months. So preceding 12 month में किसी भी एक दिन जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में अगर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे तो उस एम्प्लॉयमेंट में, उस एस्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। किसी भी एक दिन, मतलब सपोज 2018, लेट्स से 2021 चल रहा है अभी, तो प्रीसीडिंग 12 मंथ्स का मतलब होता है 2020 का जो पूरा रन था, पूरा एक्सटेंड था 12 मंथ्स का, वो देखेंगे। तो उस 2020 के पूरे साल में किसी भी एक भी दिन अगर उस किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जो वर्कर्स हैं, जो वहां काम करते हैं, उनकी जो नंबर्स हैं वो 100 या उससे ज्यादा हो गए तो ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और इस एक्ट का मतलब, इस एक्ट का क्या नॉर्मली क्या होता है, एन एक्ट वंस अप्लाइड ऑलवेज अप्लाइड। तो ये अगर एक बार अप्लाई हो जाएगा तो फिर हमेशा अप्लाइड रहेगा। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स जहां पर भी काम करते होंगे किसी भी एक दिन में प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, वहां ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन। सो लेकिन अगर देखा जाए तो 100 और 100 से ज्यादा वर्कर्स वाला जो सिनेरियो है वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा। मतलब जर्नल वे में हम क्या देखेंगे कि जहां जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहां ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। बट
अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 2 मंथ का नोटिस देने के बाद वो इसके अलावा मतलब जहां पर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स नहीं भी हैं वहां भी ये एक्ट को अप्लाई कर सकती है, बट बिफोर दैट इट हैज टू गिव नॉट लेस देन एटलीस्ट नॉट लेस देन 2 months नोटिस ऑफ द इंटेंशन ऑफ डूइंग इट। मतलब उनकी जो इंटेंशन है कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर ऐसा करना चाह रही है तो वो उसको पहले 2 months का नोटिस देना पड़ेगा और फिर वो जाके अदरवाइज किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट को अप्लाई कर सकती है। सेक्शन 2, अब हम यहां से डेफिनेशंस पढ़ेंगे। So first definition is appellate authority means an authority appointed by the appropriate government by notification in the official gazette to exercise in such area as may be specified। जनरली देखिए यहां पर क्या है ना, appellate authority का जो रोल है वो क्या है कि जैसे अपील वगैरह होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपील जो करनी होगी वो अपीलेट अथॉरिटी को अपील जाएगी। अपीलेट अथॉरिटी का बेसिकली मतलब है इन सिंपल टर्म्स में एक ऐसी अथॉरिटी जो अपील को हेयर कर सकती है, उसको डिसाइड कर सकती है। एक ऐसा बेसिकली कोर्ट बोल सकते हो आप उसको, जिसके पास ये पावर है कि वो किसी भी अदरवाइज जो अथॉरिटीज हैं उसके जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है, उनको चेंज या मॉडिफाई करके एक नया जजमेंट पास कर सकती जो फाइनली बाइंडिंग होगा। तो अपीलेट अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसका काम क्या होगा? अपील्स जो भी है उसको देखना, उसको डिसाइड करना, उस पर अपने डिसीजंस देना। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट्स, नेशनल ट्रिब्यूनल्स ये अपीलेट अथॉरिटी के अंडर आती हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हो सकती है इसको देखते हैं। ये सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन सब क्लॉज है ए है एंड दिस इज बी। सेक्शन 2 क्लॉज बी means in respect of industrial establishment under the control of central government, railway administration, major port, mine, oil field, the central government, in all other cases state government। बहुत सिंपल सा है, सारे के सारे लेजिस्लेशंस में यही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती है कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, तो फिर लॉजिकली वहां पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। बट अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट जो रेलवेज की है या वो मेजर पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है या ऐसी कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो वहां पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और इन सब के अलावा कोई और एस्टैब्लिशमेंट है तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। Provided that where any question arises as to whether any industrial establishment is under the control of central government, that government may either on the reference made to it by the employer or the workman or the trade union or other representative of a body of workmen or on its own motion, after giving the party an opportunity of being heard, decide the question and such decision shall be final binding on the parties। अब इसमें क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। पहले तो ये हमने पढ़ा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है, कि अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट रेलवेज के अंडर आ रही है स्पेसिफिकली, या वो रेलवेज है, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है स्पेसिफिकली, या रेलवेज की एस्टैब्लिशमेंट है, मेजर पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है, तो ऐसे केस में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी? वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इन अदर केसेस स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि कोई स्टैब्लिशमेंट बोल रही है कि नहीं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब कि मेरी स्टैब्लिशमेंट में किसका कंट्रोल आएगा, मेरी स्टैब्लिशमेंट के लिए कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जिसमें कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट बोलती है कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है या नहीं आ रही है, या वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो ऐसे सिनेरियो में जो एस्टैब्लिशमेंट जिस स्टेट में है, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट या तो उसके पास अगर ये
कॉन्फ्लिक्ट गया है, ये एप्लीकेशन गई है बाय द एम्प्लॉयर या कोई ट्रेड यूनियन या किसी वर्कर के थ्रू, या उसने खुद से अगर वो चाहे तो ये डिसाइड कर सकती है कि जो पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, और जो भी उस गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग और फाइनल होगा। और ये जो चीज थी, ये वाला जो केस था, या इसको प्रोविजन बोल सकते हैं, ये जो प्रोविजन था इसको 1982 के अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, और जिसका इफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, 17/5/1982 से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होता है इसको देखते हैं। मीन्स अ लेबर कमिश्नर और रीजनल लेबर कमिश्नर एंड इंक्लूड्स एनी other officer appointed by appropriate government by notification in the official gazette to perform all or any function of certifying officer। अब यहां पर certifying officer की डेफिनेशन दी गई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंडर सर्टिफाइंग ऑफिसर इनमें से कौन कौन हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है, ए लेबर कमिश्नर हो सकता है, या रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है, या इन सबके लेवल का इक्विवेलेंट कोई ऐसा ऑफिसर जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एम्प्लॉयर means the owner of an industrial establishment to which this act applies। जो भी establishment है जो इस act के अंडर गवर्न होती है, उस establishment का ओनर वहां का एम्प्लॉयर होगा। एंड इसके अलावा कौन कौन एम्प्लॉयर हो सकता है, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट एक फैक्ट्री है विच इज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो गवर्न होती है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर, तो ऐसा कोई भी पर्सन जो उस एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 7 के अंडर मैनेजर की तरह डिफाइंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर बोलेंगे। इन एनी एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट आती है, तो उस एस्टैब्लिशमेंट में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पर्सन अपॉइंटेड है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का हेड वहां का एम्प्लॉयर हो जाएगा। In any other industrial establishment, any person responsible to the owner for the supervision and control of industrial establishment, और कोई और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जिसके अंडर एक पर्सन है, एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग एंड टू कंट्रोल द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर बोलेंगे। वो पर्सन डायरेक्टली किसको काइंड ऑफ वो कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है टू द ओनर। अगर एक ओनर है, ओनर एक पर्सन को अपॉइंट कर रहा है टू सुपरवाइज एंड टू कंट्रोल द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट, तो वो जो पर्सन अपॉइंटेड है वो एम्प्लॉयर बन जाएगा। अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है, डायरेक्टली ओनर ही कर रहा है ये सब चीजें, तो ओनर एम्प्लॉयर बन जाएगा। देन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं, an industrial establishment as defined in section 2 of payment of wages act। section 2 payment of wages act के section 2 में जो भी industrial establishment defined है वो यहां पर भी वैसे ही मानी जाएगी। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 2M फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर जो फैक्ट्री डिफाइंड है उसको भी हम इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे इस एक्ट के अंडर। इंडियन रेलवे एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में जो रेलवे की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग भी जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है उसको मैं यहां भी वैसा ही मानेंगे। And the establishment of a person who for the purpose of fulfilling a contract with the owner of any industrial establishment employs the workman। और एक पर्सन का एस्टैब्लिशमेंट जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वर्कमैन को एम्प्लॉय कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसने किसी ओनर है कोई पर्सन, उस ओनर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन उसने स्टार्ट करी है जिसमें वो क्या कर रहा है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मतलब हायर कर रहा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट पर्पस, तो वो भी काइंड ऑफ छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट क्या बन जाएगा, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ही कहलाएगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। नाउ कम्स सेक्शन 3। अभी तक हम लोग सेक्शन 2 में डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 2
डेफिनेशन सेक्शन 2A में हमने पढ़ा अपीलेट अथॉरिटी, सेक्शन 2B में हमने पढ़ा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2C सर्टिफाइंग ऑफिसर, सेक्शन 2D एम्प्लॉयर, section 2E industrial establishment. Now comes section 3 which is submission of draft standing order. अभी क्योंकि हम स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी यहां से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर का कैसे सबमिशन होगा, कैसे बनेंगे, क्या सर्टिफिकेशन का प्रोविजन है, ये सब पढ़ेंगे. Within 6 months from the date on which this act becomes applicable to an industrial establishment, जिस दिन एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ये वाला एक्ट 1946 स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, उस दिन से 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 months के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉयर को सबमिट करने पड़ेंगे ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर. और सबमिट किसको करने पड़ेंगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करने पड़ेंगे. ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर क्या हुए, जो भी हमने शेड्यूल में स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़े हैं वो हमने एक मोटा मोटा क्राइटेरिया पढ़ा है. अब हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग से स्टैंडिंग ऑर्डर होगा क्योंकि सबकी इंडस्ट्री की टाइमिंग्स अलग होती है, नेचर ऑफ वर्क अलग होता है, तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी. तो जो हमने अभी स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा, कौन सा वाला, की वाला, तो ये एक ब्रॉड क्राइटेरिया है. इसके अंडर जैसी जैसी स्टैब्लिशमेंट होगा, जिस भी नेचर की स्टैब्लिशमेंट होगी, वो मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंग स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकती है. लेकिन उसको इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, ये मैं कह रही हूं. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. और रही बात ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर शेड्यूल में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपने नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग एक एस्टैब्लिशमेंट क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके. अब जैसे इसमें क्या लिखा है कि टाइमिंग्स के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि टाइमिंग्स को भी इंक्लूड करना है. तो टाइमिंग्स हर इंडस्ट्री की अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. तो किसी इंडस्ट्री में सपोज सुबह 9 o'clock से शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग हो सकता है, कहीं सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक का टाइमिंग हो सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर क्या करेगी, वो एप्लीकेशन देगी, बना के सर्टिफाइंग ऑफिसर को देगी और उसकी 5 कॉपीज भी देगी. मतलब 5 copies of draft standing order the employer has to submit to the certifying officer. अब उसके बाद क्या होगा, provision shall be made in such draft standing order for every matter set out in the schedule which may be applicable to the industrial establishment. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो शेड्यूल है उसमें जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेंशन है वो जो ब्रॉड कैटेगरी है. अब उस ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से जो भी इंडस्ट्री है वो एक ड्राफ्ट बना के सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज में ड्राफ्ट बना के सबमिट करेगी. और कितने टाइमिंग्स में, जिस दिन से ये स्टैंडिंग ऑर्डर वाला एक्ट एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, उस दिन से 6 महीने के अंदर उसको सबमिट करना पड़ेगा 5 copies of draft standing order to the certifying officer. And where the model standing orders have been prescribed shall be so far as practicable in conformity. So this is the same thing. Now, the draft standing order submitted under this section shall be accompanied by the statement giving prescribed particulars of the workmen employed in the industrial establishment, including the name of the trade union to which they belong. तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर तो देंगे, उसके साथ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनके नाम, उनके सारे डिटेल्स, प्लस अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई ट्रेड यूनियन एक्टिव है तो उस ट्रेड यूनियन की भी डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा. टू हुम, टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर. Subject to the conditions as may be prescribed, a group of employers in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order. अब अगर 2-3 employers के सेम इंडस्ट्री है, सपोज सेम इंडस्ट्री में 2-3 एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी स्टैब्लिशमेंट के लिए अलग अलग स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने की बजाय एक कंबाइंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं किसको, सर्टिफाइंग ऑफिसर को. बट एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि तीनों एम्प्लॉयर्स की जो इंडस्ट्री है वो सेम होनी चाहिए. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. कंडीशन सेक्शन 4
कंडीशंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब सर्टिफाई करने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट कर चुके हैं। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर किस ग्राउंड्स में उनका जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको सर्टिफाई करेगा, ये पढ़ रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स शैल बी सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट इफ provisions is made therein for every matter set out in the schedule which is applicable। अगर उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे जो प्रोविजंस है वो सेम है, जैसा कि शेड्यूल में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं, जो कंडीशन जो मैटर्स है उन मैटर्स को ध्यान में रख के वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बना है तो वो सर्टिफाई हो जाएगा इजिली। And the standing orders are otherwise in conformity with the provisions of the act and it shall be the function of certifying officer or appellate authority to adjudicate upon the fairness। तो सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? जब जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट हुए हैं वो इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, कंप्लाई करते हैं और इस एक्ट में जो शेड्यूल दी गई है उस शेड्यूल में जो मैटर्स दिए गए हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के उसको कंप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आपका जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर आपने सबमिट करा है ड्राफ्ट वो सर्टिफाइंग ऑफिसर सर्टिफाई कर देगा। Certification of standing orders. On receipt of draft under section 3, the certifying officer shall forward a copy thereof to the trade union or where there is no trade union to the workman in such manner as may be prescribed together with a notice in prescribed form requiring objections if any which the workman may desire to make to the draft standing orders to be submitted to him within 15 days of receipt of the notice। अब इसका मतलब ये है कि ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर ने क्या करे, सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करे। ठीक है, अब सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, वो एक नोटिस करेगा, वो एक नोटिस देगा किसको, टू दी वर्कमैन और ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन नहीं है वो क्या करेगा, वर्कमैन को नोटिस देगा, ये कॉपी फॉरवर्ड करेगा और उसका जो कॉपी फॉरवर्ड करने का जो मेन मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि अगर वो जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बने हैं अगर उनमें वर्कर्स को कोई ऑब्जेक्शन हो या ट्रेड यूनियन को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो अपने ऑब्जेक्शंस को दे सकती है, बता सकती है, मतलब टू दी सर्टिफाइंग ऑफिसर। सपोज देखिए एम्प्लॉयर ने तो अपने रूल्स बना दिए और उसने अपने रूल्स का ड्राफ्ट बना के सर्टिफाइंग ऑफिसर को दे दिया। अभी ये रूल्स तो वर्कर्स के लिए बने हैं ना, जो वहां काम करते हैं, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या कर रहा है, वही जो ड्राफ्ट बना है उसकी एक कॉपी वर्कर्स को भी दे रहा है। क्यों? ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो वर्कर्स को वो रूल्स से रिलेटेड तो वो ऑब्जेक्शंस को क्या कर सके, नोटिस कर सके, मतलब उसको देख सके और वो ऑब्जेक्शंस को देख के अगर कहीं मॉडिफिकेशन होना है, कहीं कुछ चेंजेस होने हैं तो वो चेंज करके फाइनली ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कर सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और ये जो ऑब्जेक्शन है इसका जो पूरा टाइम पीरियड है ये कितना 15 डेज का दे रखा है कि भैया जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर गया है सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास वो क्या करेगा, वो एक फॉरवर्ड करेगा कॉपी और जो वर्कर्स हैं या ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन को, अगर नहीं है तो वर्कर्स को, उनको टाइम पीरियड दिया गया है 15 डेज का कि जिस भी दिन उनको नोटिस मिला है उस दिन से उनको 15 डेज के अंदर वो फॉरवर्ड करनी है कॉपी वर्कर्स को। After giving employer, trade union and such other representative of the workman an opportunity of being heard, the certifying officer shall decide whether or not any modification or addition to the draft standing order be submitted by the employer is necessary to render the draft certifiable and shall make an order in writing accordingly। अब उन्होंने क्या करा, 15 डेज के अंदर वो एक नोटिस दे दिया कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर को लगता है कि कोई मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कोई चेंजेस होने चाहिए तो वो चेंज करके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, चेंजेस कर देगा और इन केस अगर कोई चेंजेस नहीं है तो उसको एज इट इज सर्टिफाई कर देगा।
The certifying officer thereupon certify the draft standing order after making any modification therein and shall within 7 days thereafter send copies to the certified standing order authenticated in the prescribed manner and of his order under subsection to the employer and to the trade union. अब देखो ट्रेड एम्प्लॉयर ने क्या करा, ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर को दिए ताकि वो उनको सर्टिफाई कर सके। जिस दिन उनको सर्टिफाइंग ऑफिसर को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर मिले उस दिन से 15 डेज के अंदर वो क्या करेगा, एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा टू द ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है टू द वर्कमैन। किस लिए, ताकि उनको अगर ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सके। अब अगर ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद सपोज कोई मॉडिफिकेशन होता है तो वो मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर नहीं है, अगर सब कुछ सही रहा तो सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर आपका जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको सर्टिफाई कर देगा। उसको सर्टिफाई करने के बाद मतलब फाइनलाइज कर देगा बेसिकली, और फाइनलाइज करने के बाद 7 दिन के अंदर वो क्या करेगा, उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी अपने ऑर्डर के साथ कि हाँ आपका ये जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है मैंने सर्टिफाई कर दिया है, नाउ दिस विल बिकम फाइनलाइज्ड, उसको किसको देगा, टू द एम्प्लॉयर एंड टू द वर्कमैन। अगर वर्कमैन नहीं है तो ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन, जिसको भी देना चाहिए टू द कंसर्न्ड पर्सन उसको देगा। कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर। जिस दिन से वो चेंजेस हो गए उस दिन से 7 डेज के अंदर वो पूरा काम करके फाइनलाइज करके उनको कॉपी दे देगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अपील्स, any employer, workman, trade union or other prescribed representative of the workman, कोई भी एम्प्लॉयर, वर्कमैन या ट्रेड यूनियन या ऐसा कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है, मतलब जो ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर ने दिया है, ऑर्डर कौन सा, जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर उसे सर्टिफाई करा है। सपोज कोई मॉडिफिकेशन के लिए बोला वर्कमैन ने, लेकिन उनको लग रहा है सर्टिफाइंग ऑफिसर को मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर ने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए हैं वो ठीक है, या उनको लगता है कि जो मॉडिफिकेशंस के लिए बोल रहे हैं बहुत अननेसेसरी मॉडिफिकेशंस है, और उसने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जो उसने विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन कोई ऑर्डर पास कर दिया, सर्टिफाइंग जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर थे उसको सर्टिफाई करके उसको दे दिए एम्प्लॉयर को। तो अब वर्कमैन क्या करेगा, वर्कमैन को प्रॉब्लम हुआ, जाहिर सी बात है उसकी बात नहीं सुनी गई, तो वो अपील करेगा। तो जिस दिन भी सर्टिफाइंग ऑफिसर का ऑर्डर आया है, ये जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हुए उसका जो ऑर्डर आया उस दिन से 30 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, क्या या तो एम्प्लॉयर, जिसको प्रॉब्लम हो, वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है, वर्कमैन भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन भी हो सकती है, जिसको भी एम्प्लॉयर प्रॉब्लम हो, वो जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास करा है उस दिन से 30 डेज के अंदर एक अपील कर सकता है। टू हुम, टू दी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है। एंड अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल, शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग कंफर्म द स्टैंडिंग ऑर्डर आइदर इन द फॉर्म सर्टिफाइड बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर और आफ्टर बेंडिंग। तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जो एप्लीकेशन गई, जो अपील गई, वो क्या करेगी, पहले पूरा देखेगी मैटर को कि क्या है। अगर उसको लगता है कि हाँ जो भी अपील आई है वो लॉजिकल अपील है, चेंजेस होने चाहिए, तो वो चाहे तो चेंजेस कर सकती है। अगर उसको लगता है कि अपील नहीं लॉजिकल है तो जैसे भी जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जैसे थे एज इट इज, जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास करा उसको एज इट इज रख सकती है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। तो जो भी होगा, चेंजेस अगर होते हैं या कोई चेंजेस नहीं करती है अपीलेट अथॉरिटी, दोनों ही केस में जो भी उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद री अपील का यहां पर कोई भी स्कोप नहीं है। एंड हाँ, 1961 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिस अमेंडमेंट के बाद ये जो 20 पहले क्या था, जो 30 डेज का टाइम है वो 21 डेज का था। पहले जो अपील है वो 21 डेज में की जा सकती थी, जिस दिन भी ऑर्डर पास हुआ है सर्टिफाइंग ऑफिसर का उस दिन से 21 डेज के अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी। अब 1961 के अमेंडमेंट के बाद ये जो डेज थे ये बढ़ा दिए और 30 डेज कर दिए। द अपीलेट अथॉरिटी शैल विद इन 7 days of its order under subsection 1 send copies thereof to certifying officer, to the employer, to the trade union and other representatives of workmen accompanied unless it has confirmed without amendment the standing order। अब अपीलेट अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर है, जो भी डिसीजन है, अगर वो डिसीजन में मॉडिफिकेशंस हुए हैं तो वो
और अगर उस डिसीजन में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुए हैं स्टैंडिंग ऑर्डर के, वो कोई भी हो अगर, तो उस पर्टिकुलर जो भी उनका जो भी डिसीजन है बेसिकली, उसको 7 डेज के अंदर उस डिसीजन की जो कॉपी है उसको वो एम्प्लॉयर को, सर्टिफाइंग ऑफिसर को और जो वर्कमैन है उसको वो दे देगी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। So now section 7, date of operation of standing orders. Standing orders shall, unless an appeal is preferred under section 6, come into operation on the expiry of 30 days from the date on which authenticated copies thereof are sent, or where an appeal as forwarded aforesaid is preferred on the expiry of 7 days. अब इसका मतलब हुआ कि जैसे एम्प्लॉयर ने सर्टिफाइंग ऑफिसर को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए टू सर्टिफाई, उन्होंने सर्टिफाई कर दिए, तो उनका जो ऑर्डर है अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, जो उन्होंने ऑर्डर पास करा है, अगर कोई अपील नहीं हुई है, तो वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के पास होने के बाद जब उन्होंने कॉपीज दे दी, किसको कॉपीज दे दी? टू द एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और वर्कर्स को उस सर्टिफाइड ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपीज दे दी हैं, उस दिन से 30 डेज के अंदर वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स फाइनलाइज हो जाएंगे, ऑपरेशन में आ जाएंगे। मतलब 1 महीने के बाद 30 डेज के अंदर फिर वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील आती है, अपीलेट अथॉरिटी को कोई अपील जाती है, तो फिर वो जो अपील है, उस अपील की जो ऑर्डर है, वो अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर पास होने से 7 डेज के बाद वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होंगे? ऑपरेशंस में आएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अ कॉपी ऑफ ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर्स as finally certified under this act shall be filed by certifying officer in the register in a prescribed form. अब जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स फाइनलाइज हुए हैं, सर्टिफाई हुए हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर को उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, द टेक्स्ट of the standing orders as finally certified under this act shall be prominently posted by the employer in English and in the language understood by the majority of the workmen. जो ऑर्डर्स सर्टिफाई हुए हैं कौन से ऑर्डर्स? स्टैंडिंग ऑर्डर्स। वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो फाइनलाइज हुए हैं उसका जो टेक्स्ट है, मतलब उसको रिटन फॉर्म में किसी एक ऐसी प्लेस पे रखना पड़ेगा, उनको लगाना पड़ेगा जो प्लेस में अच्छे से वर्कर्स को दिख जाए। और वो जो लैंग्वेज होगी, किस लैंग्वेज में होंगे? एक तो इंग्लिश में होंगे एंड एक दूसरी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो सकती है या कोई और लैंग्वेज जो वहां पर बोली जाती हो, जो नॉर्मली वहां के लोगों को आती हो, वो इन दोनों लैंग्वेजेस में एक प्रोमिनेंट प्लेस पे वो जो ऑर्डर्स हैं उसको काइंड ऑफ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। Duration and modification of standing orders. Standing orders finally certified under this act shall not, except on agreement between the employer and the workman or trade union, be liable to modification until the expiry of 6 months from the date on which standing orders last modified. अब जिस दिन सर्टिफाइंग जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे वो फाइनलाइज हो गए हैं, डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं, उस दिन से 6 महीने तक वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कोई चेंजेस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते अनलेस पहले से कोई अग्रीमेंट हो। अगर पहले से कोई अग्रीमेंट है तो वो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो अप्लाई नहीं होगा, उससे पहले या उसके बाद में जो चेंजेस है, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। बट अगर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियन या वर्कमैन, तो विदाउट एनी अग्रीमेंट जिस दिन वो स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हुए हैं, फाइनलाइज हुए हैं, उस दिन से 6 मंथ्स तक उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं हो सकते, उनको एज इट इज अप्लाई करा जाएगा, एज इट इज फॉलो करा जाएगा। एन एम्प्लॉयर और वर्कमैन, ट्रेड यूनियन और अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द वर्कमैन may apply to the certifying officer to have standing order modified, and such application shall be accompanied by 5 copies of the modification proposed, and where such modification are proposed to be made by agreement between the employer and workman, a certified copy of that agreement shall be filed. अब अगर 6 मंथ्स हो गए हैं, कोई मॉडिफिकेशन होना है
तो उस मॉडिफिकेशन के लिए एम्प्लॉयर, वर्कमैन या ट्रेड यूनियन क्या करेगी, अप्लाई करेगी सर्टिफाइंग ऑफिसर को कि उसके स्टैंडिंग ऑर्डर जो ऑर्डर्स है उसको मॉडिफाई किया जाए। तो 5 कॉपीज, जो भी न्यू मॉडिफिकेशन है उसकी 5 कॉपीज के साथ वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को अप्लाई कर देंगे। और अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है, किसी अग्रीमेंट के अंडर वो मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उस अग्रीमेंट की कॉपी भी उसके साथ आएगी 5 कॉपीज के साथ साथ। सेक्शन 10A सबसिस्टेंस अलाउंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट हुआ और इससे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। Where any workman is suspended by the employer pending investigation or inquiry into complaints or charges of misconduct against him, the employer shall pay to such workman subsistence allowance. अब कोई वर्कमैन है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है इंडस्ट्रियल कोर्ट में, लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है या कोई भी जो भी केस है वो चल रहा है और उसको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो मीनवाइल जब तक उसका जो इंक्वायरी है और जो केस है वो पेंडिंग है, उस दौरान वो जो वर्कमैन है उसको सबसिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। और वो कितना होना चाहिए और किस फॉर्म में होना चाहिए। पहला, एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस, जो भी वेजेस उसको मिलते हैं उसका 50% उसको मिलेगा। कब तक? फर्स्ट 90 डेज, मतलब जिस दिन से उसका सस्पेंशन हुआ है। ओके, सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, फॉर विच आई हैव टू स्टॉप, सो लेट्स स्टार्ट। एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस विच the workman was entitled to immediately preceding the date of suspension for the first 90 days of suspension। तो जिस दिन सस्पेंशन हुआ है उस दिन से पहले 90 डेज तक उसको उसके 50% वेजेस मिलेंगे। जो भी वेजेस उसको नॉर्मली मिलते हैं उसका 50% वेजेस उसको मिलेगा एज सबसिस्टेंस अलाउंस। अब at the rate of 75% of such wages for the remaining period of suspension if the delay in the completion of disciplinary proceeding against such workman is not directly attributable to the conduct of such workman। अब पहले 90 डेज जो केस चल रहा है, जो भी सस्पेंशन है, उस 90 डेज में तो उसको 50% उसके वेजेस मिलेंगे। लेकिन अगर 90 डेज के बियॉन्ड भी वो सस्पेंशन चलता है, जो केस है वो चल रहा है, अभी डिसीजन नहीं आ पाया है और वो जो डिले हुआ है, वो जो 90 डेज का पीरियड क्रॉस हुआ है, वो वर्कमैन की कोई गलती की वजह से नहीं हुआ है, एम्प्लॉयर की किसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ हो, तो ऐसा अगर केस है तो उसको 90 डेज के बाद उसको 75% के वेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एज सबसिस्टेंस अलाउंस। सेक्शन 10A ये अमेंड हुआ था 1982 में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। पहला सस्पेंशन जब होता है, अगर उसकी जो भी पेंडिंग है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो जिस दिन से सस्पेंशन हुआ है उस दिन से 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज में उसको 50% वेजेस मिलेंगे। अगर 90 डेज के बियॉन्ड भी केस चल रहा है, सस्पेंशन है, अभी डिसीजन नहीं आया है, तो उस 90 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड है, अगर वर्कर की गलती नहीं है, वो जो डिले हुआ है, 90 डेज क्रॉस हुए हैं, वो जो क्रॉस हुआ है वो वर्कर की गलती नहीं है, तो उसके बाद आफ्टर 90 डेज उसको 75% ऑफ वेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एज सबसिस्टेंस अलाउंस। If any dispute arises regarding subsistence allowance payable to a workman, the worker, the employer or the employer concerned may refer the dispute to the labor court constituted under Industrial Dispute Act 1947 within the local limits of whose jurisdiction the industrial establishment wherein such workman is employed is situated, and the labor court to which dispute is so referred, after giving parties an opportunity of being heard, decide the dispute and such decision shall be final। अब अगर सबसिस्टेंस अलाउंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, किससे? सबसिस्टेंस अलाउंस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वर्कमैन, जो भी कंसर्न वर्कमैन है और कंसर्न एम्प्लॉयर है, वो क्या करेगा? वो डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट ले जाएगा। कौन सी लेबर कोर्ट? जिस भी एस्टैब्लिशमेंट, जो एस्टैब्लिशमेंट जहां सिचुएटेड है, उस एरिया में, उस जो भी रीजन है, उस रीजन का ज्यूरिसडिक्शन जिस भी लेबर कोर्ट के अंडर है, उस रीजन का कंट्रोल जिस भी लेबर कोर्ट के अंडर है, उस लेबर कोर्ट में ये डिस्प्यूट चला जाएगा, डिस्प्यूट रिलेटेड टू सबसिस्टेंस अलाउंस। और वो जो लेबर कोर्ट का डिसीजन होगा
लेबर कोड कौन सी, विच इज फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वो लेबर कोड का डिसीजन बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा टू दी बोथ दी पार्टीज। ये सेक्शन 10A हैव बीन इंसर्टेड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1982। 1982 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद इसको क्या करा गया था, इंसर्ट करा गया था। एंड इसका जो मतलब ये विद इफेक्ट, मतलब ये प्रोविजन इफेक्ट कब हुआ, एनफोर्स कब से स्टार्ट हुआ, 17 मई 1982। तो ये 1982 वाला सेक्शन 10A है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन यही आ जाता है कभी कभी कि इससे तो एक तो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सेक्शन 10A जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का सेक्शन 10A है वो कौन से अमेंडमेंट में अप्लाई हुआ था, तो आंसर होगा 1982। एंड फिर जो सबसिस्टेंट अलाउंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट 90 डेज कितना मिलेगा, या 50% का जो रेट है वो कितने दिन के लिए है, 75% का रेट कितने दिन के लिए है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। नाउ सेक्शन 12A, temporary application of model standing orders for the period commencing on the date on which this act becomes applicable to an industrial establishment and ending with the date on which standing order as finally certified under this act come into operation. In that period, the prescribed model standing orders shall be deemed to be adopted in the establishment. अब देखो, जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स गए, ठीक है, एम्प्लॉयर ने भेजे कि आप इन ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई कर दो, और जिस दिन वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स फाइनली सर्टिफाई हो गए, वो टाइम ड्यूरेशन के बीच भी तो रूल्स होंगे ना अप्लाई। ऐसा तो नहीं होगा कि उस टाइम ड्यूरेशन के बीच विदाउट एनी रूल्स काम हो रहा होगा, कभी भी मन कहा वर्कर्स आए, कभी भी गए, कोई भी वेजेस हुए, ऐसा नहीं होगा। वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंडर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो एक जर्नल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है जो ओपन टू ऑल है, मतलब दे आर इक्वल टू ऑल, सबके लिए सेम होंगे, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होंगे। कब तक, जिस दिन ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाइंग ऑफिसर को जाते हैं इन ऑर्डर टू सर्टिफाई, और जिस दिन फाइनली सर्टिफाई हो जाता है, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन के बीच मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होंगे। Nothing contained in subsection 1 shall apply to the industrial establishment in respect of which appropriate government is the government of state of Gujarat or state of Maharashtra। तो मतलब सबसेक्शन 1 में जो चीज मेंशन्ड है वो चीज अगर गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है या स्टेट ऑफ गुजरात है तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आती है या गुजरात स्टेट के अंदर आ रही है, तो जो सबसेक्शन 1 में जो रूल्स है वो वहां पर अप्लाई नहीं होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और ये जो है सेक्शन 12A, ये अमेंड हुआ था 1963 को, अमेंडमेंट हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 23rd of December 1963। उससे पहले ये जो था पूरा का पूरा प्रोविजन ये नहीं था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Now penalties. An employer who fails to submit draft standing order as or who modifies his standing order otherwise than in accordance with the provision। पहला, अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सबमिट करने में, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसका ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सबमिट करने में फेल हो जाता है, या जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जो बन चुके हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, जो भी मॉडिफाई हुए हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको कितना फाइन पड़ेगा, फाइन अप टू 5,000 रुपीज। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग द ऑफेंस फर्दर, तो फाइन कितना पड़ेगा, अगर कंटिन्यू करता है ऑफेंस तो हर दिन का 200 रुपीज का फाइन पड़ेगा। An employer who does any act in contravention of standing order, अब स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो चुके हैं और उस स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट वो कोई भी एक्ट करता है, कोई भी इस बुरे एक्ट का जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उस प्रोविजन के अगेंस्ट कोई भी काम करता है, उस केस में उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, फाइन पड़ेगा, विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफ ऑफेंस विद अ फर्दर विच में एक्सटेंड टू, तो हर दिन का अगर पहले तो उसने जो प्रोविजन, अगर उसने कोई
कोई अगेंस्ट जा रहा है किसी प्रोविजन के, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो अगेंस्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के, तो उस सिचुएशन में उसको 100 रुपीज का फाइन पड़ेगा, और अगर कंटिन्यू करता है तो हर दिन उसको 25 रुपीज का फाइन पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि अभी ये जो चेंजेस आए हैं, जो इंडस्ट्रियल कोड बना है उसमें चेंजेस आए होंगे, तो अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेनल्टीज भी थोड़ी बहुत चेंज हुई होंगी। तो क्योंकि ये पेनल्टीज बहुत कम है, बट सिंस अभी इंडस्ट्रियल कोड आ चुका है नया, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड दिस वॉज इट फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको इजी लैंग्वेज में ये एक्ट समझाऊं। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो इस एक्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लेके आऊंगी, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।